तो कैसे हो मेरे बोर्ड के मुसाफिरों। तो मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग विद प्रवीण पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी गद्य खंड का जो चौथा चैप्टर है भारतीय संस्कृति यानी इंडियन कल्चर, और जिसके लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए। आज इस चैप्टर की पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ मैं कि क्या है इस चैप्टर में और इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है इस चैप्टर को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लेखक का जीवन परिचय, यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक योगदान, और इसमें जो पाठ का सार है यानी कि पाठ का जो मेन उद्देश्य है इस पाठ में भारतीय संस्कृति निबंध का संपूर्ण और सरल अर्थ बताने वाला हूँ मैं। और जो मूल भाव हैं उसमें जैसे अनेकता में एकता और अहिंसा का महत्व ऐसा क्यों कहा गया है, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वह भी मैं डिस्कस करूँगा आप सभी के लिए। दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले मैं इस चैप्टर के जो लेखक हैं उनका पूरा जो बायोग्राफी आई मीन लेखक का जीवन परिचय है वह एक संक्षिप्त तौर पर मैं बता देने वाला हूँ कि हमारे जो प्रसिद्ध लेखक, जो भारतीय संस्कृति के जो लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म जो कि दिसंबर 1884 ईस्वी में जीरादेई जिला सीवान बिहार में हुआ था। और इनके जो माता पिता हैं वह महादेव, इनके पिता का नाम महादेव सहाय और इनकी माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। और जो इनकी जो शिक्षा मतलब इनकी जो ग्रेजुएट शिक्षा इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वह अपने ही छपरा, पटना और कलकत्ता इन 3 जगहों से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। और विश्वविद्यालय में लॉ यानी पीएचडी की है, लॉ की पीएचडी। और इनका सबसे ज़्यादा विशेष योगदान जो रहा है भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर इनको जाना जाता है। और सादा जीवन उच्च विचार वाले ये साक्षात प्रतीक दिए जाते हैं एक तरह से, मतलब ये सादा जीवन जीने वाले एक इंसान थे। तो दोस्तों साहित्यिक योगदान एवं विचारधारा, सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि साहित्य में इनका क्या क्या योगदान था, इन्होंने क्या क्या रचनाएं की और किस प्रकार की इनका विचारधाराएं थी। आज मैं बताऊंगा कि इनकी जो प्रमुख जो रचनाएं हैं, जो साहित्य में योगदान है उनकी प्रमुख रचनाएं। पहली रचना है इसकी इनकी आत्मकथा बापू के कदमों में, इंडिया डिवाइडेड। और इनकी जो भाषा शैली काफ़ी सरल, सुबोध और स्वाभाविक और व्यवहारिक खड़ी बोली है इनकी भाषा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म तो अब मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो कुछ अनमोल विचार हैं उनको भी सुन लीजिए कि इन्होंने कहा था राष्ट्र की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, मतलब कि राष्ट्र हित ही इनका सबसे बड़ा धर्म है। इनके जीवन का उद्देश्य ही यही है कि राष्ट्र की सेवा के साथ साथ अपने धर्म को ना छोड़ना। शिक्षा और उद्देश्य ज्ञान अर्जित करना नहीं बल्कि चरित्र का निर्माण करना भी है। यानी शिक्षा का जो उद्देश्य केवल ज्ञान को अर्जित करना नहीं होता बल्कि चरित्र का निर्माण, यानी कि अपने जो चरित्र है उसका निर्माण करना भी होता है। और ये बिल्कुल ही साक्षात सत्य, बहुत ही अच्छा उदाहरण है एक विद्यार्थी के जीवन में कि शिक्षा, बहुत से लोग सिर्फ शिक्षा इसलिए लेते हैं कि अच्छी नौकरी मिल जाए और
मतलब परीक्षा में अच्छे मार्क्स आ जाएं, जिससे कि वे काफ़ी खुश हो जाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ इसलिए नहीं है कि तुम ज्ञान अपने मस्तिष्क में अर्जित करते रहो, बल्कि अपने चरित्र को इस तरीका से बनाओ जिससे कि हर एक सामने वाला प्रभावित हो आपके चरित्र से। मतलब चरित्रवान बनो, चरित्रहीन नहीं। जीवन में चरित्रवान लोगों की संगति करना चाहिए। और दोस्तों, अगला पॉइंट है इसमें पाठ यानी कि चैप्टर बैकग्राउंड। इसमें विधा यानी यह एक वैचारिक एवं सांस्कृतिक निबंध है। विधा, इनका जो निबंध है वह वेदा नाम का एक निबंध है। और इसकी रचना का जो उद्देश्य है दोस्तों, भारतीय संस्कृति की विशालता और समान महानता को दर्शाना और युवाओं को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना। तो ये काफी प्रसिद्ध इनका वो विधा है निबंध। और मुख्य समस्या जो मैं अब आपको बता देने वाला हूँ कि विदेशियों को भारत एक देश नहीं बल्कि कई देशों का समूह लगता था। लेकिन लेखक ने इस भ्रम को दूर कर भारत की आंतरिक एकता को सिद्ध किया कि भारत कोई अलग अलग विदेशों अलग अलग मेरे कहने का मतलब है कि भारत कोई अलग अलग राज्यों का अलग अलग देश नहीं है, बल्कि वह पूरे अलग अलग राज्यों से मिलकर एक देश बनता है। और विदेशी थे वो समझते थे कि वे हर एक राज्य अलग देश है, क्योंकि एक राज्य में कुछ ना कुछ अलग अलग सामान मिलते थे। जैसे कश्मीर में सेब और केरल में मसाले वगैरह। इस कारण वे विदेशी जो लोग थे वह मतलब कि अलग अलग स्टेट को अलग अलग वो देश मानते थे। दोस्तों, अध्याय का मूल यानी मेन थीम क्या था कि अनेकता में एकता, बाहरी विभिन्नताओं के बावजूद हमारी आत्मा सदैव एक है। इस अध्याय में जो लेखक ने जोड़ दिया है इस बात पर कि ये अनेकता में एकता मतलब कि बाहरी विभिन्नताओं के बावजूद हमारी आत्मा सदैव एक ही रहती है, क्योंकि हम भारत के रहने वाले भारतीय और जो भारतीय संस्कृति से अपने जीवन को एकदम मस्त बनाते हैं। कुल मिला के मैं मतलब शब्द नहीं है मेरे पास। भारतीय होना एक अपने आप में गर्व की बात है। और अहिंसा और त्याग दूसरा पॉइंट है इनका। ये भारतीय संस्कृति का मूल आधार स्वार्थ नहीं हो परमार्थ है। मतलब कि बिना स्वार्थ के अपने जीवन को जीना बड़ा ही आनंदमय होता है। कि बिना अहिंसा और त्याग के आदमी कुछ से कुछ भी कर सकता है। मतलब जीवन में अहिंसा और त्याग जरूरी, हर एक विद्यार्थी के जीवन में जरूरी है। क्योंकि हिंसा से हमेशा वायलेंस पैदा होता है और एक दूसरे में वही पाकिस्तान वाली सीन बन जाएगा किसी दिन। अगर हिंसा होने लग जाए हमारे भारत में तो हमारा भारत भारत नहीं पाकिस्तान बन जाएगा। और त्याग मतलब कि जो विद्यार्थी अपने प्रति मतलब त्याग की भावना रखता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो लक्ष्य में बाधाएं आती हैं उन्हें त्याग दे, और बीच में आने वाली जितनी भी बाधा है उन्हें त्याग कर अपना लक्ष्य की तरफ ध्यान दे, वही त्याग कहलाता है। तो दोस्तों, इस चीज का एक ही मोटिव है कि भारतीय संस्कृति स्वार्थ नहीं, एक तरह से आत्मा से की हुई भावना है, आत्मा से निकली हुई भावना है। दोस्तों, समन्वय की और ये तीसरा पॉइंट जो है इनका तीसरा पॉइंट, समन्वय की भावना। विदेशी संस्कृतियों को विदेशी संस्कृतियों को प्रेम से अपनाया और तलवार के जोर से नहीं। इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब है कि जो समन्वय है मतलब कि आपसे में इस मित्रता की भावना है वह काफ़ी अटूट थी भारतीय लोगों में। कि विदेशी जो संस्कृति थी, जैसे कि विदेश के जो कुछ आते हैं सामान वगैरह, जैसे कई सारे जो हमारे विदेशों से आते हैं सामान, उनको बड़े ही प्यार से अपनाया। और मतलब कि लड़ाई दंगा दूसरों के साथ नहीं किया हमारे भारतीयों ने। मतलब भारतीयों की यह शान है कि वह एकदम मित्रता जैसा व्यवहार करते हैं एक दूसरे के। मतलब मित्र का अर्थ यही है कि अपने मित्र की सहायता करना, जो कि कभी मतलब मित्र का साथ ना छोड़ना कुल मिला के।
और ये चौथा पॉइंट जो होता है संतुलन, यानी कि आधुनिक विज्ञान और नैतिक मूल्यों के बीच सही तालमेल बैठाना। और सबसे मेन पार्ट यही है संतुलन, कि हमारा जो आजकल जो नई नई टेक्नोलॉजी है और अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसके बीच सही सही तालमेल बैठाना। कुल मिलाकर बात यही आ जाती है कि नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसके चलते हम अपनी पुरानी संस्कृति को नहीं भूल सकते, और हमें दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। और दोस्तों, इस चैप्टर का जो मतलब कि भारतीय संस्कृति चैप्टर का जो पहला भाग है उसमें भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विभिन्नताएं बताई गई। तो विदेशी व्यक्ति भारत की विभिन्नताओं को देखकर घबरा जाता है और इन्हें अनेक देशों का समूह मान लेता है। इस पहले पॉइंट में यही है। इसका जो अर्थ है कि हिमालय की जमा देने वाली सर्दी और जैसलमेर की तप्त सूखी भूमि और लू, और असम की पहाड़ियों में 300 इंच वाली वर्षा, और इस प्रकार के अन्न की खनिज हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के अन्न, फल और खनिज उत्पादन मिलते हैं। यानी कि उन्होंने एक प्रसिद्ध जो मुहावरा यानी लोकोक्ति भी बोली है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी, जिसका अर्थ है कि यहाँ थोड़ी थोड़ी दूर पर पानी का स्वभाव, स्वाद, भाषा बदल जाती है। यानी कि ये काफी मस्त, मतलब एक तरह से मस्त ये मुहावरा है या लोकोक्ति कही है उन्होंने, कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। मतलब लिखने वाले ने बड़ा ही मजेदार लिखा है, मेरे को तो पढ़ने में बहुत मजा आया। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है कि अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, अदृश्य शक्ति, यानी कि रेशमी धागे का उदाहरण लेते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह एक रेशमी धागा अलग अलग रंगों और मणियों को, फूलों को पिरोकर एक सुंदर हार बनाता है, यानी कि रेशमी धागे में जित अलग अलग प्रकार के फूलों को पिरोकर या फिर एक मोतियों को पिरोकर एक सुंदर हार बनाया जाता है, उसी तरह हमारे देश में अनेकता में एकता वाली फीलिंग आती है। यानी इसका अर्थ है कि उसी तरह हमारी संस्कृति सभी देशवासियों को विभिन्न भाषाओं और धर्मों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मतलब हमारे देश एक तरह से एक रेशम के धागे के समान है जो कि हमारी पूरी संस्कृति, भाषाओं और धर्म इत्यादि को बांध के रखता है एक सूत्र में। अब दूसरा ये इसमें कि नदियों का संगम, अलग अलग पहाड़ियों अलग अलग पहाड़ियों से निकलने वाली नदियों की धाराएं अंत में एक ही गहरे समुद्र में मिल जाती हैं। इसका जो अर्थ है कि इन नदियों में बहने वाला जो शुद्ध और शीतल जल हमारी आंतरिक एकता यानी हमारी भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। यानी कि हम हमारा जो देश है उसमें हर एक स्टेट यानी हर एक राज्य में अलग अलग प्रकार की संस्कृति है सब में, लेकिन जो हमारा भारत देश है वह एक मतलब भारतीय संस्कृति प्रधान देश है। मतलब हर पूरे देश में मतलब सभी संस्कृतियों को मिलाकर एक देश बना है जिसे हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। अब प्रजातंत्र, अहिंसा और आधुनिक विज्ञान, तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी अर्थ क्या है। हमने प्रजातंत्र अपनाया है और जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र है, लेकिन एक व्यक्ति की उन्नति दूसरे के लिए बाधक नहीं होनी चाहिए। रास्ते अहिंसा के होने चाहिए, यानी कि एक दोस्त दूसरे दोस्त की हमेशा मदद करते रहना चाहिए, ना कि उसे पीछे ढकेलने की कोशिश। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है तो उसे सहारा देकर सही मार्ग दिखाकर आगे बढ़ा देना चाहिए, ना कि उससे गलत मार्ग दिखाकर पीछे कि भाई तू पीछे चल, यहाँ क्यों आया है। मैं कई सारे उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो गलत संगति में फंसा देते हैं और शुरुआत में तो कहते हैं अरे यार ले ले कुछ नहीं होता ये वो फलाना ढिमाना, और उसके बाद में फिर क्या होता है कि वो तो सुधर जाते हैं और आपको बिगाड़ जाते हैं। बाद में उसका जो रिजल्ट आता है वह कुछ ऐसा ही आता है जो आप अनएक्सपेक्टेड होता है एक तरीका से। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें समन्वय, यानी एक दूसरे के प्रति
प्रेम भाव की भावना, यानी हम दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। हमने दूसरों की संपत्ति पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। हमारी जो भारत के लोग हैं उन्होंने दूसरों की संपत्ति पर कब्जा नहीं किया। जैसे कि अंग्रेज थे, अंग्रेज आए हमारी संपत्ति को लूट लाट कर ले गए, हमारे भारत देश को लूट ले गए। किसी जमाने में हमारा भारत देश सोने की चिड़िया कहलाया करता था, लेकिन आज वही देश मतलब कि एक तरह से सारे सोने को लेकर लूट के चले गए। कुल मिलाकर हमारा जो कोहिनूर हीरा था उसको भी ले गए अंग्रेज। उन्होंने पूरी मतलब कि उनके अंदर कोई वो कॉमन सेंस ही नहीं था कि यार दो पूरे देश को एक तरीका से लूट के चले गए, नंगा करके चले गए। आधुनिक चेतावनी। दोस्तों मॉडर्न वार्निंग क्या है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के दुर्फिक्रों से बचना होगा। यानी कि विज्ञान का उपयोग स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि नैतिक रीतियों के लिए होना चाहिए। मतलब कुल मिला के ये बात ये है कि हम हमारी जो आजकल की जो टेक्नोलॉजी है उसके चक्कर में हमें अपनी भारतीय मूल जो संस्कृति है उसे ना ही नज़रअंदाज करना चाहिए और ना ही भूलना चाहिए। अपने अपनी मतलब कि साइंस मतलब साइंस भी अच्छी अपनी वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये है कि हमें अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसे नहीं भूलना चाहिए। और इसमें अगला पॉइंट है ऐतिहासिक दृष्टिकोण, यानी भारतीय संस्कृति की अमरता। तो कभी कभार के शब्दों में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यानी प्राचीन काल में एंशंट एरा यानी विभिन्न विचारधाराओं धर्मों और स्वतंत्र विकास की स्वतंत्र विकास और पनपना। इसमें पहले प्राचीन काल है, इसमें ये कुछ पॉइंट हैं। और आक्रमण काल इनोवेशन एरा यानी विदेशियों के आक्रमण हुए, साम्राज्यों पर का उत्थान हुआ पतन हुआ, मतलब कि मुगल आए, अंग्रेज आए, ना जाने कौन कौन से राजा आए और गए, ये सब आक्रमण काल में आ जाता है। फिर हमारा जो तीसरा आता है समन्वय यानी एजिमिलेशन। एजिमिलेशन जो हमारा पीरियड है, एजिमिलेशन पीरियड, इसमें विदेशी संस्कृतियों को विभिन्न अभिन्न भाव से अपने में मिलाया और प्रेम का विस्तार किया। यानी कि अलग अलग राज्यों को एक ही देश में सम्मिलित किया जिससे कि हर राज्य मिलजुल कर रहे और एक तरह से एक ऐसे देश का निर्माण हुआ जो अपने आप में काफ़ी मजबूत बनता चला गया। और आज हम वर्तमान यानी प्रेजेंट में हजारों थपेड़े खाने के बाद और हम भारतीयों को अब अकल आ चुकी है कि हमें मिलजुल कर रहने में ही भलाई है, ना कि अलग अलग रहने में। क्योंकि पिछले जो पहले क्या आया था कि पहले लोग जाति के ऊपर बढ़ जाते थे, एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे जाते थे, मतलब ऐसे ही कुछ इस तरीके से आपस में फूट पाड़ी गई, जिससे कि अंग्रेज हमारे फायदा उठा के गए और अंग्रेज आए हमारे सोने को लूट ले गए। मतलब जो हमारा सोने की चिड़िया थी और वो सोने की चिड़िया मतलब कुल मिला के लूट ले गए, हमारे पूरे देश को नंगा करके पटक गई। और ये मुमकिन ऐसे नहीं है कि आए और हमारे देश से लूटना स्टार्ट कर दिया, नहीं, यह सब हमारी ही जो कुछ गलतियां हैं उनके कारण हुआ था। और चलो ठीक है, फिर भी अब वर्तमान में फिर भी कहीं तक ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी नहीं है फिक्स। अब है सांस्कृतिक विश्लेषण, यानी कि अहिंसा बनाम हिंसा, मतलब अहिंसा वर्सेस हिंसा, नॉन वायलेंस वर्सेस वो वायलेंस। तो हम पहले पढ़ेंगे नॉन वायलेंस। इसका दूसरा नाम है त्याग, यानी सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा आपको जीवन में। और प्रकृति के हिसाब से यानी निस्वार्थ भाव और परमार्थ यानी अपनी आत्माओं से देश के प्रति प्रेम की भावना। परिणाम सबके विकास में सहायक प्रेम और शांति लाता है। मतलब कि अहिंसा का जो परिणाम है वो सबके विकास में सहायता करना और प्रेम और शांति लाना एक दूसरे, मतलब एक संस्कृति वाला व्यक्ति, मतलब कि केरल में रहने वाला व्यक्ति और वहाँ और हिमाचल वो हिमालय जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति आपस में भाई भाई की तरह
वो प्रेम की भावना लाते हैं और शांति प्रदर्शन करते हैं आपस में। यही अहिंसा का परिणाम है, यानी रिजल्ट है अहिंसा नॉन वायलेंस का। और इन सब का निष्कर्ष जो निकलता है हमारा, यानी कि अंतिम रिजल्ट जो निकलता है, यह भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। भोग भी त्याग से ही निकलता है। अब देखते हैं हिंसा यानी वायलेंस की। दूसरा नाम है स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस। प्रकृति केवल अपनी भलाई सोचती है। मानी हिंसा मतलब वायलेंस, वायलेंस में ये दूसरा नाम इस वायलेंस को हम कह सकते हैं स्वार्थ। अपने स्वार्थ के लिए चीजों को करना। और जैसे कि जो नेचर होता है, लोगों का नेचर केवल अपनी भलाई सोचने के मतलब के लिए। परिणाम यानी रिजल्ट जो इसका निकलता है, भोग, संघर्ष और विनाश का कारण बन जाता है यही, यानी हिंसा। मतलब सब लोग अपने अपने स्वार्थ के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, भिड़ेंगे, इसको मारेंगे उसको मारेंगे, तो ये क्या है, एक तरह से देश की बर्बादी है। और इसका जो अंतिम निष्कर्ष निकलता है, यानी कि रिजल्ट अंतिम निकलता है, वह है कि व्यक्ति और समाज के बीच विरोध और टकराव पैदा करता है। यानी कि जो हिंसा है वो व्यक्ति और समाज के बीच एक तरह से विरोध और विद्रोह की भावना उत्पन्न कर देता है, जिससे कि समाज और एक व्यक्ति में समन्वय जो होता है, मतलब कि आपस में जो संबंध होते हैं वे सभी खराब हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं भाषा शैली एवं साहित्यिक विशेषताओं के बारे में। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी की जो शैली थी वह कुछ इस प्रकार थी कि यूज ऑफ एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं बता देता हूँ। अमूर्त विचारों को समझाने के लिए सटीक और सरल उदाहरण, जैसे कि मड़ियों का हाल, समुद्र और नदियाँ, इस प्रकार की इनकी जो शैली थी दुष्यंत, यानी यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। समझ गए होंगे आप मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दूसरी चीज, तत्सम शब्दावली यानी वोकेबुलरी, जैसे इंग्लिश में वोकेबुलरी कहते हैं, तत्सम आज मेरे को खुद ही पहली बार पता चला है कि तत्सम शब्दावली को वोकेबुलरी कहते हैं। तो संस्कृत निष्ठ शब्दों। और दोस्तों हाँ, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, आप जल्दी कमेंट में बताइए कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है, आप तत्सम बताइए किसे कहते हैं और ये किस प्रकार के शब्द होते हैं। तो दोस्तों, संस्कृत निष्ठ शब्दों का सुंदर और सहज प्रयोग, जैसे उदाहरण प्रतिष्ठित, ओलप्रोत, ओतप्रोत, सृजनात्मक और पदलित। और इनका जो चौथा वो है शैली, कहावतों का प्रयोग, यानी प्रोवर्ब्स। यानी उन्होंने अपनी जो बातें कही हैं वो कहावतों के द्वारा रिप्रेजेंट की हैं। मतलब इन्होंने इस चैप्टर में जो अपनी बातों को बताना चाहा है वो कहावतों के द्वारा भी कहा है। यानी लोक कहावतों से भाषा और को अत्यंत रोचक और जीवंत बनाया गया है। उदाहरण, कोस कोस पर बदले पानी, जैसे कि मैंने आपको एक उदाहरण समझाया था कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। यह एक बहुत ही अच्छा कहावत है जो कि राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने इस चैप्टर में भारतीय संस्कृति में बताई है। और इसमें जो लॉजिकल फ्लो में आपको बता दूं, चौथा पॉइंट, कि निबंध में भावुकता के बजाय बौद्धिकता और लॉजिक पर बल दिया गया है। कि इस चैप्टर में लॉजिकली बताया गया है कि इस चैप्टर से क्या फ़ायदा है और ऐसे लोगों से पढ़ने से क्या फ़ायदा है, लोग मतलब कि छात्रों को पढ़ने से क्या फ़ायदा है। अब इसमें बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ एवं उनका अर्थ। तो पहली पंक्ति है कि नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहता रहा है। मतलब कि यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बहता रहा। इसका जो अर्थ होता है कि भारतीय संस्कृति केवल भौतिक चीज नहीं, यह सत्य और अहिंसा की एक अमर आध्यात्मिक शक्ति है जो सदियों से हमारे अंदर एक अदृश्य नदी की तरह प्रवाहित हो रही है। और दोस्तों, दूसरा पॉइंट है इसमें, दूसरी पंक्ति, भोग भी त्याग से ही निकलता है और भोग भी त्याग में ही पाया जा सकता है।
आप समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि भोग ही त्याग से निकलता है और भोग ही त्याग में पाया जाता है। इसका जो अर्थ होता है दोस्तों, कि भारतीय दर्शन के अनुसार सच्ची खुशी और जीवन का असली आनंद दूसरों को लिए स्वार्थ त्यागने में ही, यानी कि निस्वार्थ भाव से उनकी सहायता करने में ही छिपा हुआ है। आप किसी की मदद कर रहे हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से, ना ही उनसे कोई पैसा ले रहे, ना ही कुछ उनसे ऐसी डिमांड कर रहे जिससे कि आपका स्वार्थ उत्पन्न हो रहा। तो इस प्रकार की सेवा को निस्वार्थ भाव सेवा ही कहते हैं। दोस्तों, अब बताता हूँ मैं इस पार्ट का सारांश। पार्ट यानी चैप्टर समरी, यानी 5 पॉइंट में इसकी पूरे चैप्टर की समरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पहला, कि भारत में अपार भौगोलिक, भाषाई और धार्मिक विभिन्नताएं हैं जो विदेशियों को भ्रमित करती हैं। इसमें इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट यही है कि इस भारत में अनेक तरीके की भाषाएं और धार्मिक विभिन्नताएं जो विदेशी आते थे उन्हें भ्रमित करती थी। और दूसरा पॉइंट, इन बाहरी विभिन्नताओं के भीतर अत्यंत मजबूत अनेकता में एकता की भावना छुपी हुई है। और जो तीसरा पॉइंट मैं बता दूं, भारतीय संस्कृति का मुख्य आधार सत्य और अहिंसा, जो स्वार्थ का नहीं बल्कि त्याग का प्रतीक है। मतलब कि ये तीनों पॉइंट तो मोस्ट इम्पोर्टेंट से लग रही है मेरे को। और चौथा पॉइंट है, हमने विदेशी संस्कृतियों को तलवार के जोर से नहीं बल्कि प्रेम और समन्वय से अपनाया है। मतलब कि विदेशी जो संस्कृति है इसको हमने जबरदस्ती नहीं अपनाया, अपने बल्कि प्रेम और संबंधों से अपनाया है। पांचवा पॉइंट, आधुनिक औद्योगिक युग में हमने विज्ञान का उपयोग अपनी नैतिक शक्ति को बचाकर ही करना चाहिए। यानी आधुनिक जो औद्योगिक के युग में हम जो विज्ञान का उपयोग अपनी नैतिक शक्ति को बचाकर ही करते हैं। इसका आज मैं अर्थ बता देता हूँ सीधे सीधे एक ही बार में, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। मतलब कि अब जो हमारी जो बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी है इसको देखते हुए कवि कहते हैं, वो लेखक कहते हैं कि हमें अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ से हमारे विकसित होती ही चली जाएगी, होती चली जाएगी। किसी दिन क्या हुआ कि हमारे जो देश की संस्कृति है उसे लोग भूल जाएंगे। तो इसलिए लेखक जो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी हैं उन्होंने इस बात पर काफ़ी जोर दिया है कि हमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना है। दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। देखो, लेखक ने भारतीय संस्कृति की तुलना किससे की है और क्यों की है? दोस्तों, इसका जवाब आप बताओ मेरे को कि लेखक ने भारतीय संस्कृति की तुलना किससे की और क्यों की। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपसे इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ पीपीटी में। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश को बिल्कुल आसानी से और फास्ट तरीके से कैसे लिखें पेपर में। और पेपर ही मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेरे को इन सब से कुछ ऐसा मतलब नहीं है। ये तो मैं बस आप सभी को बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाएं। और वहाँ पर पेपर में जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पर जाके एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको यह सब याद आ जाए कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंट से क्वेश्चन बन सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि चैप्टर को बस एक बार पढ़ता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चंस को खुद ब खुद करने की कोशिश ट्राई ट्राई करता हूँ। तो मेरे छात्रों, प्यारे छात्रों, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे प्रमुख जो गद्यांश हैं उनको आसानी से आप किस तरीक़ा से लिख सकते हो। उनका जो संदर्भ है, चाहे आप वो कहीं से ही पूछ सकता है संदर्भ, जो एक पैराग्राफ यानी कि गद्यांश देगा उसमें, मतलब कि वो कुछ हिंट देगा और हिंट देने के बाद में आपसे पूछेगा कि संदर्भ लिखिए और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और 2-3 क्वेश्चन नीचे पूछेगा उसी पैराग्राफ यानी कि गद्यांश में से। और हाँ दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं ये क्वेश्चन के बारे में कि लेखक ने भारतीय संस्कृति की तुलना किससे की है और क्यों की है।
दोस्तों लेखक ने भारतीय संस्कृति की तुलना एक समुद्र से की है। जैसे अनेक नदियां अलग अलग दिशाओं में पहाड़ों से बहकर अंत है में एक समुद्र में मिल जाती हैं, वैसे ही विभिन्न धर्म और भाषाएं संस्कृतियां भारतीय संस्कृति में आकर मिल जाती हैं। तो काफी अच्छा उत्तर दिया है कवि ने। अब दूसरा क्वेश्चन है, अहिंसा का दूसरा रूप क्या है, इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों अहिंसा का जो दूसरा रूप है वो त्याग है। कि आपसे कोई कह रहा है कि मुझे यह चाहिए और आप उसके पीछे अड़े हुए हैं कि नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं दूंगा। आप अड़े हुए हैं। अगर आप किसी दूसरे की चीज के ऊपर अपनी अपना जो वो है एक एक तरह से, हाँ, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है वो क्या कहते हैं यार उसे। हाँ, नियत। नियत। आप अपनी नियत किसी दूसरे की चीज पर डाल रहे हो और लुभा रहे हो, तो जिससे इससे होगा क्या, वो सामने वाला व्यक्ति आपको देगा, अपनी चीज को नहीं देगा। तो उसी तरीका से मतलब कि कुछ अहिंसा का दूसरा रूप त्याग है। आप किसी दूसरे की चीज पर अपनी नियत को ना डिगाएं। जो व्यक्ति अहिंसक होता है वह स्वार्थी नहीं हो सकता। मतलब उसे स्वार्थ पसंद ही नहीं है। जो जो बंदा नॉन वायलेंस होगा ना, इंग्लिश वालों के लिए बता देता हूँ, जो जो ह्यूमन नॉन वायलेंस होता है वह स्वार्थी बिल्कुल नहीं हो सकता। और त्याग की भावना से समाज में संघर्ष खत्म होता है और सबका समान विकास उन्नति संभव होती है। तो दोस्तों ये तो काफ़ी टफ तरीके से लिखा हुआ है इसमें, कि इस तरीके से तो आप नहीं लिख सकते एग्जाम में। मैं एकदम बिल्कुल स्टूडेंट की तरह सोचने वाला बंदा हूँ कि आखिरकार स्टूडेंट एक एग्जाम में बैठकर क्या सोचता है और किस तरीके से क्वेश्चंस को हल करने की कोशिश करता है। तो मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि किस तरीके से इनका आंसर लिखना है, और उसी पैराग्राफ में से लिखने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से आपको बताऊंगा कि पैराग्राफ में से ही आंसर कैसे बनाए जाते हैं क्वेश्चंस के। और हाँ, कुछ टिप्स ले बता दूं मैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स, कि गद्यांश आधारित प्रश्न हल करने का सही तरीका। कि सबसे पहले तो वो आपसे पूछेगा संदर्भ। आपको पहले दे दिया जाएगा क्वेश्चन एक गद्यांश का, जो कि तकरीबन मेरे हिसाब से 15 नंबर का तो आराम से आता है। एक गद्यांश 15 नंबर काफ़ी ज़्यादा हो गए दोस्तों मेरे आपसे। 15 नंबर का एक गद्यांश आएगा। 30 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे। और 50 नंबर वो हाँ, 20 नंबर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन और 50 नंबर के लिखित परीक्षा होगी। तो 50 नंबर की तो मैं आपको तैयारी करा दूंगा, जिसमें से कुछ गद्यांश हैं। गद्यांश में आपको एक पैराग्राफ दे देगा हिंदी का, और उसमें कुछ सबसे पहला क्वेश्चन तो उसका यही रहेगा कि संदर्भ यानी उसके कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि हमेशा सटीक लिखना है आपको। जैसे कि पाठ का नाम, अब पाठ का नाम कैसे रखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के डैश नामक चैप्टर से है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चेतावनी, गलती से कोई और का नाम ना लिखें। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी जो बच्चा गलती करता है कि वह चैप्टर का जो संदर्भ तो सही लिखता है, लेकिन जो चैप्टर का नाम है और लेखक का नाम उसे किसी दूसरे का डाल देता है, जिससे कि एग्जामिनर एक झटके में पकड़ लेता है और आपके नंबर जो काट देता है 1 सेकंड में। 1 सेकंड भी नहीं लगती उसको। वो सिर्फ आपके संदर्भ में चेक करेगा, क्या है बस यही चेक करेगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं और चैप्टर का नाम क्या है, बस इतना चेक करेगा। उससे उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या क्या लिखा है, कि ये प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ये वो फलाना ढिकाना। इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। वो केवल और केवल यही चेक करता है कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब दूसरी बात, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यह दूसरा क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे बिल्कुल आसानी से, कि लेखक के विचारों को ज्यों का त्यों कभी। और इसमें हाँ एक चीज़, कि उसमें कुछ लाइन देगा, यानी 3-4 लाइन देगा, आपको उनके अपनी भाषा में लिखना होगा। सरल और अपनी भाषा में उत्तर देना पड़ेगा। जैसे रेशमी धागे का मतलब समझाइए,
इस तरीके से आपको अपनी मतलब अपनी भाषा में लिखना होगा, और इसका मैं लिखने का एक तरीका बिल्कुल आसानी से बताऊंगा मैं। और स्टेप 3, मैंने तीसरा क्वेश्चन तत्परक प्रश्न, यानी मैं गद्यांश में से कुछ प्रश्न देगा जिनके उत्तर आपको ढूंढकर लिखने होंगे। अब जैसे कि क्वेश्चंस क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप में बता दूं कि भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। एमसीक्यू टाइप में जैसे क्वेश्चन आएंगे आपके चार विकल्प होंगे और एक क्वेश्चन होगा। तो आपको क्या है, जैसे कि आपसे पूछा कि भारतीय संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, अगर आपको पता होगा तो फटाक से आप राजेंद्र प्रसाद लगा देंगे आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, राजेंद्र प्रसाद के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि चरित्र का निर्माण करना। लेखक ने अहिंसा का दूसरा नाम किसे कहा है। और दोस्तों इस तरीका के क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं पूछेगा, त्याग वगैरह इस तरीके से नहीं। हाँ ये जरूर हो सकता है, कोस कोस पर बदले पानी, ये कहावत किस ओर संकेत करती है, भाषा और जल की विविधता। यानी कि यह इम्पोर्टेंट है, यह इम्पोर्टेंट है और यह इम्पोर्टेंट है। और ये चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हाँ ये पंक्ति है कवि की। हाँ हाँ ये तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तो यही है, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी इस पर आप स्टार बना ली। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है, यह पंक्ति किस कवि की है। इस तरीके से आपसे पूछेगा और चार ऑप्शन देगा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर प्रसाद, कोई मतलब कि आज राजा रामचंद्र शुक्ल, कुछ भी दे सकता है, और उसमें से इकबाल नाम होगा। इस तरीके से एमसीक्यू टाइप आएंगे आपके परीक्षा में। और दोस्तों जितना ही पढ़ा आपको, सबसे पहले एक बार रिवीजन करा देता हूँ मैं, एक मिनट में सब कुछ रिवीजन। दोस्तों लेखक का जो परिचय है वह बताता हूँ। पहली बात तो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी को भारत, और जो कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, प्रथम प्रेसिडेंट, और इनको राज रत्न की उपाधि भी मिलती है। और हाँ दोस्तों, मूल मंत्र, यानी बाहरी भिन्नताओं के बावजूद अनेकता में एकता, अनेकता में एकता असली शक्ति है। भारतीय संस्कृति की असली शक्ति अनेकता में एकता ही को बताया गया है इस चैप्टर में। और संस्कृति का स्वभाव, यानी कि एक रेशमी धागे की तरह जो विभिन्न धर्मों और भाषाओं मड़ियों को जोड़ता रहता है इस तरीके से। और निष्कर्ष इसका जो निकलता है, हमें अपनी जड़ों, अहिंसा और त्याग से जुड़े रहकर ही विज्ञान का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों ये इसका बिल्कुल निष्कर्ष निकलता है। और अगली जो पीपीटी है उसमें क्या है कि कॉन्सेप्ट मैप बनाएं। और हाँ दोस्तों, नोट्स बनाना आपको मैं बिल्कुल एकदम ऐसे समझा दूंगा जैसे कि नोट्स आपको जैसे कि देखते ही आपको सब कुछ याद आ जाए कि हाँ नोट्स वाकई में कुछ अच्छे तरीका के बनाए हैं हमने। जैसे कि आपके जैसे लास्ट का महीना रह जाएगा, फरवरी में तो आपके पेपर शायद शुरू हो जाएंगे, फरवरी के लास्ट वीक में आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। और उससे पहले आपको रिवीजन मारना पड़ेगा एक महीने पहले, यानी जनवरी, जनवरी में हाँ प्री बोर्ड हो जाएंगे, जनवरी में प्री बोर्ड, फरवरी में फाइनल बोर्ड पेपर आपके शुरू हो जाएंगे। और आपको प्री बोर्ड में, हाँ प्री बोर्ड से पहले ही आपको रिवीजन मारना पड़ेगा। और रिवीजन के लिए चाहिए नोट्स, हाई फाई नोट्स जिनसे आप तुरंत की तुरंत याद कर सकें। और कुछ महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि पाँच पाँच से सात नंबर का पेपर में आता है 100%। और कुछ ऐसे जो इम्पोर्टेंट हैं जो लगातार वही रिपीट होते रहते हैं, बस एक दो का ही फर्क पड़ता है, नहीं ज़्यादातर तो रिपीट से ही होते हैं। मैंने भी जितने भी जीवन परिचय याद किए थे अपनी परीक्षा में, वही दो तीन, तीन तो मैंने वाम से किए थे, गद्यांश में से, और तीन ही मैंने उसमें से किए थे, पद्यांश में थे, पद्यांश खंड में थे। तो दोस्तों डाइवर्सिटी यानी विभिन्नताएं, भौगोलिक पहाड़, रेगिस्तान और धार्मिक भाषाएं, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं। एकता का सूत्र यानी समुद्र और नदियों, रेशमी धागा और मणियाँ, इनसे आपको याद आ जाएगा कि पूरे चैप्टर में आखिरकार है क्या। मूल तत्व यानी कोर वैल्यू, अहिंसा, त्याग और सत्य, और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव का संबंध। और आधुनिक चुनौतियाँ जैसे कि वैज्ञानिक विकास और नैतिकता में संतुलन, यानी कि
अपनी जो टेक्नोलॉजी और अपनी भारतीय संस्कृति है उनको आपसी में समन्वय यानी संबंध बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना। और ये जो पीपीटी है दोस्तों, आप सभी को वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। कुछ बातें मैंने आपको ऐसी बताई हैं जो आपको पेपर में बिल्कुल आसानी से याद आ जाएंगी। मेरे को तो इतना पक्का विश्वास है कि दोस्तों मैंने आपको इतना समझाया है कि आपको फालतू किसी की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर क्या है कि उसी को बार बार में समझा के बच्चों के दिमाग को कर देते हैं धई। तो बच्चा क्या समझता है, यार ये तो बड़ा टफ चैप्टर है, ये तो बड़ा ये ऐसा है, ये तो बड़ा ऐसा। अरे कुछ नहीं है, मैं तो कहता हूँ मेरे ऊपर एक बार विश्वास करिए। देखो दोस्तों, मैंने खुद मेरे जो पेपर में मैंने जो जब ये पेपर दिया था हिंदी का, हिंदी में मेरे कुल मिला के 85 नंबर हैं। 100 में से 85 नंबर हैं मेरे हिंदी में। तो मुझे हिंदी का पूरा एक्सपीरियंस है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्या होता है और पेपर में कैसे लिखना पड़ता है हिंदी में। और दोस्तों मेरे मेरे 10th में काफ़ी ठीक ठाक मेरी 82% बनी थी यूपी बोर्ड से। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद में 82% बनी थी मेरे अंक दोस्तों। ये और हाँ है, जाते जाते मैं आप सभी से ये कहता हूँ कि कोशिश करते रहना चाहिए दोस्तों। निरंतर अभ्यास और सही दिशा की मेहनत ही सफलता की कुंजी, यानी कि आप एक सही दिशा की ओर मुड़ते हैं जिससे कि आपकी सफलता जो है काफ़ी नज़दीक आ जाती है। और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जाम्स। दोस्तों यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने डाउट्स नीचे लिखिए कि अगली वीडियो किस टॉपिक में मैं बनाऊं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इस मास्टर क्लास से जुड़े रह रहिए। इस मास्टर क्लास से जुड़ना ना भूलें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली एक और मस्त वीडियो मस्त टॉपिक में। जय हिंद जय भारत, मिलता हूँ।